हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में गणित विषय के अंतर्गत यूनिट 6 यानी अध्याय 6 की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग समीकरण एवं सरल समीकरणों को जानेंगे, जिसमें कि हम समीकरण को विभिन्न विधियों से हल करने का प्रयास करेंगे। सरल समीकरणों के लिए जो कि हमारे कुछ सरल समीकरणाएँ होंगी, इनको भी हम लोग याद करेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर आपके लिए टफ हो जाएगा। टफ होने की मेन रीज़न ये है कि इसमें एक ही कैटेगरी के छात्र नहीं होते हैं, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। इसमें आर्ट्स वाले भी होंगे और कॉमर्स वाले भी होंगे और मैथ्स बायो वाले तो होबे करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें समीकरण हमारे कितने प्रकार के होंगे, समीकरण होता क्या है, और हम समीकरण को हल करने की हम विधियों को बात करेंगे कि समीकरण को मुझे किन किन विधियों से हल करना है। तो पहले हम टॉपिक की बात करेंगे। हमारे जैसा कि बुक में दिया हुआ है समीकरण एवं सरल समीकरण। अगर हम बात करें तो ये आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर टॉपिक की बात करेंगे तो टॉपिक का नाम है समीकरण एवं सरल समीकरण। हम समीकरण को हल करेंगे, विभिन्न समीकरण को विभिन्न विधियों से हल करेंगे। समीकरण एवं सरल समीकरण, तो हम चाहेंगे कि इन दोनों टॉपिकों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिया जाए। एक वीडियो में हम समीकरण देते हैं, एक वीडियो में आपको सरल समीकरण दे देंगे। चैप्टर आपका जो है हम बात करें तो यूनिट आपकी 6 है। यूनिट आपकी 6 है, समीकरण एवं सरल समीकरण। इसमें यदि हम आपको समीकरण के बारे में ही कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज, सरल समीकरण के बारे में ही कुछ सैद्धांतिक पहलू हैं वो भी देते, लेकिन देख रहे हैं कि आपके पेपर में जब भी आता है तो आंकिक प्रश्न आते हैं। 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर के प्रश्न हैं, मिनिमम आपके 1 नंबर के हैं। इसमें आपको नियर अबाउट 5-6 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी और 5-6 आते हैं लघुत्तरी। इसके बाद शेष जो आते हैं आपको वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसको कर सकते हैं कि बल्कि लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं लॉन्ग में आपका नहीं होता, लघुत्तरी कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है समीकरण। पहले टॉपिक को हम जानेंगे कि समीकरण क्या होता है। समीकरण, बल्कि हम समीकरण को न जाने तो बेहतर है, क्योंकि मुझे इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतनी गहराई में हम न जाएं। हम केवल यहाँ पे जानेंगे कि समीकरण हमें हल करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इन विधियों को जानेंगे हम। तो इस चैप्टर में समीकरण आपका रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, त्रिघात समीकरण होगा, बहुघात समीकरण होगा। समीकरण हमारे कई प्रकार के होंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस में है समीकरण केवल आपको द्विघात समीकरण है। अगर हम समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण आपके पास कुछ सिलेबस में द्विघात समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरण को जानने का हम प्रयास करें। समीकरण होता क्या है? समीकरण में देखा जाए तो समीकरण हमारा वो रैखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो या त्रिघात समीकरण हो, तो समीकरण में जो राशियां होती हैं वो अज्ञात होती हैं। जैसे कि हम रैखिक समीकरण की बात करें, यानी एक घात का समीकरण है तो उसमें मुझे एक घात की जो कि वैल्यू है x की, वो हमें पता नहीं होती, वो हम निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बाद द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो द्विघात समीकरण के 2 पहलू होंगे, तो दोनों पहलुओं को हम निकालेंगे। त्रिघात समीकरण के 3 पहलू होते हैं, तीनों को हम निकालेंगे। तो समीकरण का मतलब होता है इसमें आपके उसमें जो कि ज्ञात और अज्ञात राशियां होती हैं, उन्हीं के बीच जो संबंध होता है वो समीकरण कहलाता है। इसमें देखा जाए तो एक अज्ञात राशि हो उससे एक चर राशि वाला समीकरण, और एक अज्ञात राशि वाला हो उसे बोलते हैं कि आपका उसको चर राशि वाला समीकरण। अब हम इस टाइप से हम यहाँ तो कोई डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, डेप्थ तो बहुत दिया हुआ है, लेकिन हम सीधे बात करेंगे कि समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि, यानी हम बात करें तो द्विघात समीकरण।
इस समीकरण में भी हमें रैखिक समीकरण भी है, रैखिक समीकरण, इसके बाद द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसके बाद त्रिघात समीकरण है, इसके बाद बहुघात समीकरण है, बहुघात समीकरण है, जिसमें कि रैखिक समीकरण यदि हमें पढ़ना हो तो रैखिक समीकरण में हमें पक्षांतर करने आना चाहिए। चर और अचर में यदि हम अंतर कर लेंगे तो रैखिक समीकरण में केवल मुझे एक विधि का प्रयोग करना है कि हम पक्षांतर करना जानते हो। यानी पक्षांतर किस में किया जाए तो आपको चर और अचर, चर और अचर का यदि हम आपस में पक्षांतर कर देते हैं तो रैखिक समीकरण का आंसर आ जाता है। रैखिक समीकरण मतलब होता है एक घात वाला समीकरण। एक घात वाले समीकरण का आंसर आपको एक ही मिलेगा। लेकिन द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण में द्विघात यानी इसके दो आंसर प्राप्त होंगे, दो मूल प्राप्त होंगे। लेकिन रैखिक समीकरण को हम पक्षांतर करके हल कर सकते हैं, यानी चर और अचर को पक्षांतर कर लेंगे, एक साइड में चर एक साइड में अचर, तो रैखिक समीकरण की वैल्यू आ जाती है। लेकिन द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें विभिन्न विधियों का सहारा लेना होगा। उसमें कौन कौन सी विधि है तो पहला आपको है गुणनखंड विधि। अब देखना है कि सिलेबस में कौन कौन विधि है। आपको गुणनखंड है, एक होगा पूर्ण वर्ग विधि होगी, हम गुणनखंड से भी हल करेंगे, पूर्ण वर्ग भी बताएंगे। और आपको देखा जाए तो एक तीसरा है सूत्र द्वारा। अब इस हिसाब से अगर हम आपको एक एक टॉपिक को हल करेंगे तो विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको ज़्यादा प्रयास करना है या टोटली प्रयास करना है, केवल इसी को पढ़ना है, द्विघात समीकरण को पढ़ना है। अब चल करके हम गुणनखंड भी हम कर लेंगे, पूर्ण वर्ग भी बना कर देखेंगे और आपका सूत्र द्वारा भी हल करेंगे। सूत्र द्वारा हल करने की बात है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूत्र द्वारा गुणनखंड हम कब करते हैं, सूत्र हम कब देते हैं, इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। जब भी हम मध्य पद तोड़ रहे हों, मध्य पद अगर टूट जाए आसानी से तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेते हैं। जिसका मध्य पद नहीं टूटता है वहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर यदि देखा जाए कि अगर मध्य पद हम नहीं तोड़ पाते हैं, मध्य पद तोड़ने का भी हमने तरीका बताया हुआ है, फिर भी हम बताएंगे। हाँ, त्रिघात समीकरण हल करना हो, त्रिघात समीकरण हल करने के लिए हमें यहाँ पे अब इन सब नियमों से थोड़ा सा हट के जाना होगा। उसका नियम हम अलग अप्लाई करेंगे। पहले हम निकालेंगे वहाँ पे एक घात निकालेंगे, फिर उसके बाद हम दो घात को तोड़ेंगे, अलग अलग इसको हल करेंगे। तो इसको हम दूसरे मेथड से बताएंगे। और बहुघात समीकरण है तो बहुघात समीकरण हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इम्पॉर्टेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल है द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम पहले द्विघात समीकरण देखते हैं कि कैसे हमें हल करना है। तो हम लोग द्विघात समीकरण हल करने चल रहे हैं पहले, क्योंकि अब तो इसका नॉलेज तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, लेकिन डेप्थ में जाने की कोई बात नहीं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलना है। क्योंकि डीएलएड जो हमारा है इसमें डेप्थ नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। इसमें पहले देख रहे हैं लोग गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करेंगे, यानी मध्य पद तोड़ेंगे। तो यानी समीकरण को हल करने की जो पहली विधि हमारी क्या होगी वो हमारा, तो इस समीकरण में हम यहाँ एक शब्द डाल देते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, हम द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे और विधि हमारी कौन सी होगी, विधि हमारी पहली होगी, आपको कह सकते हैं कि मध्य पद तोड़ने के लिए या गुणनखंड विधि। तो आपको गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। हम बस बच्चों के हेल्प के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी उनका सेमेस्टर क्वालिफाई हो जाए। अभी हम लोगों का ध्यान उधर नहीं है कि हम लोग अपने वीडियो की तरफ ध्यान दें कि वीडियो क्वालिटी कैसी हो, बच्चे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उधर ना ध्यान दे करके अब मुझे यह है कि पहले ये गुणनखंड हल करना बड़ी आसानी से समझ जाएं। तो हम बात करेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इस विधि से अगर द्विघात समीकरण हल करना है
तो सबसे पहले हम आपको कुछ स्टेप देंगे, आप उसको लिखिएगा, इसके बाद हम तोड़ना सिखाएंगे। क्योंकि मैं इस कोर्स से जुड़ा हुआ हूँ और उसकी सारी गहराइयों को भी हम जानते हैं कि कहाँ पे इसमें परेशानी हो सकती है। तो पहले आप यहाँ पे उस विधि को नोट करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या, अब हम जब यहाँ लिखेंगे वहाँ एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे भी। तो सबसे पहले आपको देखना है गुणनखंड विधि में, तो पहले हम एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं एक डेमो के तौर पे। जैसे कि मैं गुणनखंड विधि जानने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक समीकरण हो जाए x² - 5x + 6, ये एग्जाम्पल है। तो पहले हम इसमें एक एक चीज़ जानेंगे, क्योंकि ऐसा ही समीकरण हमें हल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 है। या तो आपकी सुविधा के लिए कोई संख्या रख दी जाए। तो संख्या रखने का मतलब है कि चलिए आपको हम यहाँ पे 2 लिख करके ही दिखा देते हैं। 2, तो 2 को क्या पढ़ेंगे, 2 आपको क्या पढ़ा जाएगा, तो पढ़ेंगे इसको हम x² का गुणांक, x² का गुणांक। अगर हम बात करें 5 की, तो अगर 5 क्या है तो बोलेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, और ए c आपका क्या है, अचर पद है। अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो मुझे बहुत आसानी होगी समझाने में। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि का रूल समझाएंगे, हम सवाल हल नहीं करेंगे। सवाल हम हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूरी संतुष्टि तब मिलेगी जब बच्चा एक एक पहलू को पकड़ करके चलेगा और उसको समझेगा। तो सबसे पहले हमें बोलेंगे कि अब इन तीनों को लिखने के बाद मुझे बोलने में बड़ी आसानी होगी। मैं पहला स्टेप लिख रहा हूँ, पहला रूल लिख रहा हूँ। इसको कह सकते हैं कि आपके ए स्टेप हैं, ए स्टेप को हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1 आपका क्या होगा, तो हमने कह दिया कि अचर पद और x² के गुणांक का आपस में गुणा। बोलेंगे x² के गुणांक एवं अचर पद का गुणा। अब मैं बोल रहा हूं तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि अचर पद कौन है, x² गुणांक कौन है। x के गुणांक एवं अचर पद का गुणा। अब हमने गुणा कर लिया। अब जो भी आपको मिलता है, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमने लिखा कि अब जो भी गुणा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उत्तर प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे प्राप्त उत्तर का गुणनखंड करने पर। चलिए दूसरा स्टेप है प्राप्त उत्तर। तो गुणनखंड कैसे करना है, जैसे यदि मैं आपको दे दूं कि हमने इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 6 4 क्या हो जाएगा, 6 2 जा आपका 12 हो जाएगा। लेकिन इस समीकरण में आपको करके दिखाना है, तो यहाँ पे मैं 1 को रखता हूँ तो बड़ी आसानी से हमारा हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई यदि हम 1 में करेंगे तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं जैसे दे रहा हूँ, जैसे 6 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 6 1 जा 6 तो आपको हो गया, हमने तो गुणा कर लिया। अब इनके सारे खंड को आप लिखिए। जैसे 6 का खंड कौन कौन हो सकता है, 2 × 3 6 हो सकता है, 6 1 जा भी 6 हो सकता है, 2 3 जा 6। यानी हमने अचर पद का गुणा x² के गुणांक में किया, तो जो भी हमें प्राप्त उत्तर हुआ है उस उत्तर का गुणनखंड करने पर, यानी गुणनखंड जितने भी होते हैं उसके सारे खंड करने पर, यानी खंड आपको करना है, यानी इसके 2 ही भाग करने हैं। खंड करने के बाद चलिए तीसरा स्टेप आपको देते हैं। हमने गुणनखंड कर लिया,
तो जो भी ये है आपका ये उत्तर है। तो मैं फिर लिखूँगा प्राप्त उत्तर के गुणनखंड को आपस में जोड़ने पर मध्य पद प्राप्त हो। चलिए देखा जाए प्राप्त उत्तर। तो जो प्राप्त उत्तर हुआ है, क्योंकि सभी खंड को लिख दिए हम लोग, यानी जितने भी 6 के खंड हो सकते हैं सबने, और प्राप्त उत्तर के गुणनखंड को आपस में जोड़ने, हमने लिखा है जोड़ने, यहाँ आबलिक कर दें, जोड़ने आबलिक घटाने, दोनों काम करना है। दोनों में से कोई एक ही काम करना है, या तो आप जोड़िए या तो घटाइए। जोड़ने आबलिक घटाने पर मध्य प्राप्त होना चाहिए। आइए 6 में 1 जोड़ेंगे, आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 7, लेकिन लाना कितना है 5। अब यदि देखा जाए 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यह अच्छी बात है। 2 में 3 को जोड़ेंगे तब वो आपको 5 आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को हमने इसलिए है कि ये ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। तुरंत इसका आपने खंड किया, खंड करने के बाद देखा जाए तो हमने 6 में से 1 को माइनस किया, आपको 5 मिल जाता है। लेकिन जैसे ही कॉमन लेने की बात आती है वहाँ मैटर फंस जाता है, उसका उत्तर कुछ और आ जाता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि हम इस दूसरे खंड को, दोनों खंड इसमें लाई होता है, लेकिन जिसमें देखा जाए तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब मुझे अभाज्य गुणनखंड का भी ध्यान देना यहाँ पे है। तो मैंने देखा 2 गुणे 3, यदि हम देखा जाए तो -2 और -3 करेंगे तो -5 प्राप्त हो जाएगा। इन खंडों को हमने क्या किया, आपस में जोड़ा। तो मैंने क्या किया, -2 और -3 करेंगे तो -5 हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसको आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं। अब आपके मन में विचार होगा कि हम इसको घटाने से भी तो 5 प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन आपने इसको क्यों नहीं लिया। तो चलो करके हम दिखाते हैं कि इसको क्यों नहीं लिया गया। आइए, अगर हम यहाँ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा x²। आइए बगल में रफ कर लेते हैं, x²। 6 और 1 लेना है, लाना है माइनस में, तो हम जब भी करेंगे तो -6 + 1 करेंगे। तो -6 x का गुणांक इसके साथ है, तो x + 1 अर्थात केवल x करेंगे, x + 6। आपको ध्यान देना है कि जब भी कॉमन लें तो दोनों ब्रैकेट में वो सारी बातें सेम होनी चाहिए। और हम इसमें कॉमन लें, x कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x - 6 प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन न हो वहाँ हम 1 कॉमन लेंगे। जैसे 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, x + 6। ये गलत माना जाएगा। क्यों, दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसलिए इसे नहीं लेना है। देखिए इस सब पे हम लोगों ने काम किया हुआ है, इसको हमने सोचा हुआ है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को समझाया है। नहीं तो मैं दूसरे एग्जाम्पल देता तो वहाँ पे एक ही खंड मिल जाता, लेकिन यहाँ दोनों खंड देख रहे हैं कि 5 आ रहा है। इसमें से घटाएंगे तभी 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे तभी 5 आ जाएगा। इसलिए इस वाले को नहीं लेना है। मैं आपको करके दिखा दिया। वीडियो थोड़ी लंबी भले हो सकती है, 2-4 मिनट बड़ी हो जाएगी, लेकिन समझिएगा कि आखिर में हमने यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, इसके जगह पर मैं इसको लेता हूँ तो आपको समीकरण में कितना है, x² है। इसके जगह पे मुझे क्या रखना है, 2 और 3। तो -2x - 3x प्लस कितना है आपका 6 है। अगर इसमें हम यदि कॉमन लें, चलिए इसमें कॉमन लेते हैं, तो 2-2 का पेयर बना करके इसमें और इसमें कॉमन लेना है। तो जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो x जब कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x - 2 प्राप्त होगा। अब जैसे ही माइनस यहाँ पर करेंगे, इसमें कॉमन कितना होगा, 3 कॉमन होगा। जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो आपका -x था ना, ये हो जाएगा आपका +x,
ये प्लस में था ना, ये माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 6। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। गुणनखंड तोड़ते वक्त इस बात को थोड़ा से आपको ध्यान देना है, इसलिए आपका ए वाला होगा। ए वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, इसको समझाने में बस हम आपको कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो चलिए, हम स्टेप की बात कर रहे थे, तो हम लोग इन दोनों स्टेप को समझाने का प्रयास किए। आप चाहो तो इसको दोबारा करके देख सकते हो, क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है। हाँ, ये उदाहरण दे करके हम आपको समझाए। चलिए, अब आपको हमने 3 स्टेप से समझाया था, क्योंकि केवल तोड़ना इसी को था। तो 3 स्टेप में आपने क्या देखा कि हमने कौन सा, तो मुझे पता चला कि ये वाला जो पेयर है, ये जोड़ा है, ये हमें क्या करेगा, इसको संतुष्ट कर सकता है। अब इसके बाद हम चौथे स्टेप की बात करें। अब आगे स्टेप क्या हो सकता है गुणनखंड तोड़ने में, जब हम इस 5 के प्लेस पर इस दोनों नंबर को वहाँ ऐड करेंगे, यानी 5 के स्थान पे -2 -3x करेंगे। अब इसमें 1 2 3 आपके द्विघात समीकरण में केवल 3 पद हैं, और ये 3 पद जैसे ही हम इस वैल्यू को वहाँ पे भरेंगे तो आपको एक पद कितने हो जाएंगे, 4 पद। 4 पद हो जाएंगे तो 2 को 1 में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा लिखा है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त होता है। ठीक है, अब फिर बोलेंगे जो मध्य पद हमने रख दिया यहाँ पे, मध्य पद हो गया, तो फिर मैं लिखूंगा प्राप्त उत्तर में कॉमन, मैं लिख दिया, ये इंग्लिश वर्ड है, या इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ, हिंदी वर्ड है, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, यानी इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पे जो भी होगा, लेकिन एक बात है ना, कॉमन या उभयनिष्ठ लेने पर, या इसको कह सकते हैं उभयनिष्ठ, यहीं तक कॉमन लेने पर दोनों कोष्ठक